दोस्तों, माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है एंड इट हैज़ अ लॉट टू ऑफ़र। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ माउंट आबू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने माउंट आबू को चूज़ किया है तो आप मिनिमम 2 नाइट्स 3 डेज़ का प्लान करें। डे 1 में आप कवर कर सकते हैं नाकी लेक, जो कि यहाँ की मेन साइट सीइंग है, फिर हनीमून पॉइंट एंड देन पांडव भवन। उसके बाद आधार देवी टेम्पल और फिर दिलवारा टेम्पल, जो कि जैन धर्म को समर्पित है। उसके बाद आप कवर कर सकते हैं ट्रैवर्स टैंक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड फाइनली गौमुख टेम्पल। अगर ये सब करने के बाद आपके पास टाइम बचा तो आप जा सकते हैं ज्ञान सरोवर पॉन्ड। जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया है, अगर आप इसी ऑर्डर में कवर करेंगे तो आपको ईजी रहेगा। डे 2 में आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम गुरु शिखर, जो कि राजस्थान का टॉप मोस्ट पॉइंट है, ब्रह्म कुमारी पीस टेम्पल, और फाइनली आप कवर कर सकते हैं अचलगढ़ फोर्ट, जहां से आपको सनसेट व्यू काफ़ी यादगार रहेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक ट्रैवलिंग माइल्स को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। खम्मागनी दोस्तों, आज दिन की शुरुआत जो हमने करी है ना माउंट आबू में नाकी लेक पे करी है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाकी लेक माउंट आबू एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ राजस्थान सीरीज ऑफ ट्रैवलिंग माइल्स। हम इस टाइम बिल्कुल लेक के साइड में ही खड़े हैं। लेक के तकरीबन तीनों तरफ आपको पहाड़ देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर क्राउड भी काफ़ी अच्छा हुआ है इस टाइम पे। बिल्कुल चारों तरफ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ देखो, हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ। और लेक साइड पे अगर आप बैठ के देखोगे तो वहाँ का व्यू भी बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप बोटिंग करना चाहो तो टिकट काउंटर से आप टिकट लेकर और बोटिंग कर सकते हो, जिसकी तकरीबन जो वेटिंग है ना आधे घंटे की तो चल ही रही है इस टाइम पे ना। और यहाँ पे फाउंटेन वगैरह भी है बिल्कुल हमारे पीछे। और यहीं नाकी लेक से ना एक टोड रॉक करके यहाँ की डेस्टिनेशन है, साइट सीइंग है, वो भी आप कर सकते हो, मतलब करने वैसे जा सकते हो। अगर आप नहीं जाना चाहते तो यहीं से भी वो विजिबल है बिल्कुल। तो मुझे लगा कि यहीं से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो वो टोड रॉक है। और अगर आप लोग शॉपिंग वगैरह करना चाहते हो तो माउंट आबू में ये नाकी लेक ही वैसे बेस्ट प्लेस है, जहाँ पर आपको काफ़ी शॉपिंग के लिए शॉप्स वगैरह भी मिल जाएंगी। खाने के लिए भी यहाँ पे तकरीबन मतलब काफ़ी तरह के ऑप्शंस हैं। और जो मेन रबड़ी वाला यहाँ का फेमस है, वहाँ पर भी अभी आपको लेके चलेंगे। वो भी यहाँ पर नाकी लेक के बिल्कुल पास ही है। बच्चों के एंजॉय करने के लिए भी ना ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी हैं जो स्पेशली बच्चों के लिए हैं, तो बच्चे भी यहाँ पर खूब मज़ा करने वाले हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए माउंट आबू आने पे, वो नाकी लेक की ही होनी चाहिए। तो चलो अब आपको चलते हैं, कुछ यहाँ के जो व्यूज़ है वो दिखाकर, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे आपको मिलते हैं जाकर सीधा। अभी हम नाकी लेक से ना बाहर निकल ही रहे थे अगली डेस्टिनेशन की तरफ जाने के लिए, तभी मैंने नोटिस किया कि ये जस्ट जो मेन एंट्री है ना उसके बिल्कुल साथ ही ये रास्ता है। इसके थ्रू ना हम पैदल पूरा के पूरे लेक का जो है राउंड अबाउट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहोगे यहाँ की लेक के साथ पूरा देखना है तो आप इस रास्ते फिर से चले जाना। अभी नाकी लेक के बाहर ही जो चौक है ना पार्किंग के पास, वहीं पर पंडित जी करके एक शॉप है जहाँ की रबड़ी काफ़ी फेमस है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वहीं पर हम पहुँचे हैं खाने के लिए, टेस्ट करके देखते हैं। रबड़ी का टेस्ट तो वाकई बहुत अच्छा है, थोड़ी अलग भी है, मतलब थोड़ी दानेदार लग रही है जैसे ना। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। आप लोग भी यहाँ पे आओ तो ट्राई कर सकते हो इसको ना। वैसे भी कहते हैं कि माउंट आबू में रबड़ी जो है ना काफ़ी फेमस है, मतलब यहाँ की। इस शॉप पे और भी काफ़ी चीज़ों के ऑप्शन है, वैसे आपको खाने की और चीज़ें भी मिल जाएंगी,
बट हम स्पेशली सिर्फ ये रबड़ी ही ट्राई करने के लिए आए हुए थे यहाँ पर। तो अब यहाँ से ये रबड़ी वगैरह खा के चलते हैं और आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाके मिलते हैं। दोस्तों, नाकी लेक से निकलकर इस टाइम हम दिलवारा जैन टेम्पल में खड़े हैं। अंदर की फोटोग्राफी तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो मैं मंदिर के यहीं बैक साइड पर ही एक मुझे नई चीज़ पता चली, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। ये हमारे बिल्कुल पीछे की तरफ ही आप जो पेड़ देख रहे हो ना, ये कल्प वृक्ष है। तो मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 में से जो छठी वस्तु थी ना, वो ये कल्प वृक्ष ही था। और इस कल्प वृक्ष की इतनी शक्ति है कि मतलब हम कुछ भी इनसे मांगेंगे आकर तो वो कहा जाता है कि उसी टाइम पूर्ण हो जाएगा हमारा। तो ये इच्छा पूरक वृक्ष है, कहने को मतलब ये कह सकते हैं। और मंदिर के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये मंदिर ना जैन धर्म को समर्पित है और यहाँ पर ना 5 अलग अलग मंदिर बने हुए हैं और उनको मिलाकर इंटीग्रेट करके मतलब ये एक दिलवाड़ा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और जो 5 के 5 मंदिर है ना, वो अलग अलग 5 इष्ट देवताओं को समर्पित किए गए हैं। मंदिर का आर्किटेक्चर देखकर तो मतलब मैं वाकई बहुत ही खुद हैरान हो गया। ये कहा जाता है कि तकरीबन 800 साल पुराना मंदिर है और मुझे तो देखकर अभी भी हैरानी हो रही थी कि अगर इस टाइम पे भी ऐसा मंदिर बनाने की कोशिश करें तो शायद मुझे नहीं लगता कि बना पाएंगे आजकल की टेक्नोलॉजी के साथ भी। किसी से पूछ के मुझे पता चला कि ये जो आर्किटेक्चर है ना, जिसके थ्रू ये मंदिर बनाया है, इसका नाम नगाड़ा आर्किटेक्चर है। तो मुझे याद आया इसका नाम सुनकर कि हम जब कुछ महीने पहले हिमाचल में स्टोन रॉक का टेम्पल के बारे में आप लोगों को दिखाया था, उसमें भी सेम यही आर्किटेक्चर यूज़ किया था। वो महाभारत के टाइम का टेम्पल बना हुआ था। तो मतलब ये सब चीज़ें देख के ना बहुत ही मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि हाँ वाकई उस टाइम पर भी पता नहीं कैसे बिना इतनी मशीनरीज के या कैसे ये लोग इतना अच्छी बड़ी बिल्डिंग्स बना लिया करते थे। तो अगर आप लोग यहाँ पर आओ माउंट आबू में तो यहाँ पर भी ज़रूर होके जाओ। थोड़ा ना मौसम भी अब गर्म हो गया पहले से। जैसे शाम को मैंने देखा कि हाँ माउंट आबू में ना ठंडा हो जाता मौसम और दोपहर के टाइम में फिर वही वैसे गर्मी हो जाती जैसे कि नीचे थी बिल्कुल। तो चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ से आशीर्वाद लेके भगवान जी का यहाँ से निकलते हैं और अपनी नेक्स्ट जो साइट सीइंग है वहाँ पर पहुँचते हैं। फोर्ट का फर्स्ट गेट जो 1452 में फोर्ट हुआ करता था ये पूरा। हाँ। और फोर्ट खंडर होने के बाद में जो ऊपर जैन टेम्पल पूरा किले की तरह बना हुआ है। हम इस टाइम पहुंच गए हैं अचलगढ़ में और आदेश्वर भगवान जैन मंदिर के बिल्कुल आगे खड़े हैं। आपको अंदर चल के दर्शन करवाते हैं यहाँ के। आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब आप अचलगढ़ आओगे तो मेन रोड पर आपको पार्किंग करके लेफ्ट साइड पर वहां से एक अलग टैक्सी हायर करनी पड़ेगी और वो आपको ऊपर लेकर आएगी तकरीबन 1.5 किलोमीटर और वहां से काफ़ी स्टेयर्स चढ़ के ये जैन मंदिर आएगा। और फिर इसके ऊपर की जो साइट सीइंग्स हैं फोर्ट की और काली माता टेम्पल की और एक और साइट सीइंग है वो भी आपको दिखाते हैं अभी चलकर, वो इसके बाद आएंगे। तो स्टेयर्स काफ़ी हैं तो आप पहले प्रिपेयर होके आइएगा। हमने अचलगढ़ में अपने लिए अपने साथ एक गाइड किए हैं। क्या नाम है भैया आपका? दुर्गेश भाई। यही हमें बताएंगे यहाँ की जो भी हिस्ट्री वगैरह है। दोस्तों जैन मंदिर पहुंचे हम और यहाँ पर आरती को विटनेस करने का मौका भी मिला। बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है ये। अंदर एक से एक अच्छी कलाकृति है। फोटोग्राफी यहाँ पे अलाउड नहीं है, वरना मैं आप लोगों को हर एक चीज़ दिखाता और आप लोग भी दंग रह जाते देखकर।
और यहाँ पर हमें आरती को विटनेस करने का मौका तो मिला ही मिला, पंडित जी ने हमें खुद आरती करने के लिए भी अलाउ कर दिया। तो हमने भी खुद भगवान जी की आरती की। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। बाकी जो यहाँ की हिस्ट्री वगैरह है वो सब हम दुर्गेश भैया से जानते हैं। भैया बताना। सुनो भैया, जो है ना ये जैन टेम्पल है, आदिनाथ भगवान का है। जैनों के 24 तीर्थंकर होते हैं, उनमें से आदिनाथ सबसे पहले थे और महावीर स्वामी सबसे लास्ट। जो मंदिर के अंदर मेन मूर्ति है वो 125 मण की मूर्ति है। इसके अंदर 80% गोल्ड है, 20% पंचधातु है। एक मण में 40 किलो होता है पहले के हिसाब से, अभी 20 किलो का हिसाब है। इधर टोटल धातु की मूर्तियां छोटी बड़ी मिला के 14 है, उनका वेट है 1444 मण। अच्छा। रणकपुर में 1444 धनासा सेठ ने जैन पिल्लरों का मंदिर बनाया थे, थंबे का मंदिर, और इधर 1444 मण की धातु की प्रतिमाओं का मंदिर बनाया है। जो पूरा देरासर है ना, अंदर की गढ़ाई वगैरह, ये आबू का पूरा ब्लैक पत्थर है, उसको ही गढ़ाई करके ऑयल पेंट किया हुआ है। ठीक है। तो रेगुलर इसको करते रहते होंगे, क्योंकि अंदर तो शाइन पूरी बहुत अच्छी थी और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आज ही किया जैसे पेंट। हाँ, जो ऑयल पेंट है ना वो बिगड़ जाता है तो 20 साल में वापस करते हैं, 20, 15, 10 साल में। ज्यादा बिगड़ जाता है वापस करते हैं। और जो गढ़ाई है वो पुरानी है। ठीक है। और एक चीज मैंने और नोटिस की कि यहाँ पर मंदिर के अंदर ना कहीं पर भी एक भी लाइट नहीं थी, वो ऐसा क्यों है यहाँ पर? वो लाइट ऐसे इसलिए नहीं लगाते कि जो देरासर में मंदिर के अंदर बाहर आजू बाजू में तो लाइट है, लेकिन देरासर में इसलिए नहीं लगाते क्योंकि दिए लगाते लाइट होती है ना, तो जो मच्छर वगैरह वो जलन से, वो आग से मर जाते हैं ना, उससे वो पाप लगता है देरासरों में। तो इसलिए पाप नहीं करते देरासरों में, जैन देरासरों में। और तीर्थ होता है, उसमें लाइटिंग नहीं होती है, इसलिए जैन देरासर में लाइट नहीं लगाते हैं। चलो, थैंक यू सो मच भैया, आपने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर भी। भैया का कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर आप लोगों ने कभी भी आना हो यहाँ पर तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। काफ़ी नॉमिनली चार्ज किया इन्होंने। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ, जो आगे की हम चामुंडा माता देवी जी के दर्शन करने के लिए। सांस भूल गई अभी तो मेरी फिलहाल। आपको आवाज से पता लग ही रहा होगा। वैसे हम चामुंडा माता की तरफ जा रहे हैं जैन मंदिर के दर्शन करने के बाद, और यहीं पे गाइड भैया ने बताया कि यहाँ पर भैरव भगवान की मूर्ति है, तो उसके दर्शन करने भी ज़रूरी होते हैं, नहीं तो फिर चामुंडा माता के जो दर्शन है वो भी सफल नहीं माने जाएंगे। थोड़ा सा भैरव बाबा से ऊपर आकर ही ये हमारे बिल्कुल पीछे मीरा बाई, जो कि कृष्ण भगवान की सबसे बड़ी भक्त रही हैं, उनकी झोपड़ी है। भैया थोड़ा इसके बारे में बताओ। सुनो भाई, जो ये मीराबाई की झोपड़ी है, इधर मीराबाई ने आकर तपस्या की थी 20 साल ऐसे। उसके बाद में मीराबाई ने कृष्ण जी की याद में आंसू बहाए थे, तो ये सावन भादरवा कुंड बना था। ये दोनों सावन भादरवा होता है ना, बारिश का मौसम, उसमें ये सावन भादरवा कुंड होता है। ये दोनों सूखते नहीं, ऐसा का ऐसा पानी इसमें भरा रहता है। अच्छा, कहने का मतलब है कि मान्यता के अनुसार भी जो उनके आंसू थे उससे भर गया था ये कुंड। आंसू से भरा हुआ था। बहुत ही अद्भुत चीजें हैं मतलब अपने आसपास ना, जो कि हम लोगों को बिल्कुल भी उस बारे में कुछ पता नहीं होता। तो चलो यहाँ से अब ऊपर चलते हैं और माता चामुंडा देवी के आपको दर्शन करवाते हैं। चामुंडा माता जी के पहुँच गए, दर्शन वगैरह कर लिए, बट यहाँ पर ना फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो भैया से पूछते हैं यहाँ के हिस्ट्री के बारे में, मेन जो भी उनको पता है। ये भैया 5,500 साल पुरानी काली माँ की मूर्ति है। ये महाराणा कुंभा की कुल देवी है। और अपने ऊपर जाएंगे सीढ़ियों से तो ऊपर गोरे भैरुका जी का मंदिर है, वो अपने ऊपर जाने का है। ये 5,000 साल पुरानी मूर्ति है, काली माँ की मूर्ति, चामुंडा माँ की अपने 5,000 साल पुरानी मूर्ति है। हाँ, भैरव जी नॉर्मली तो हम मतलब जैसे काले स्वरूप में ही देखते हैं ना। काले और गोरे दो भैरू होते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, माता जी के साथ में अपने काले और गोरे भैरू, दो भैरू होते हैं। ये चीज़ मैंने पहली बार सुनी है। बहुत सारी चीज़ें हमें नई से नई पता लग रही हैं, और आप लोगों तक भी जो भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यहाँ पर पंडित जी से पता चला कि नवरात्रों के टाइम पर ना यहाँ पर मेला लगता है, और हर रोज़ कम से कम 5,000 लोग यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं। मतलब काफ़ी मान्यता है यहाँ पर। मैंने तो पहली बार सुना है यहाँ पर पहुँच के माउंट आबू में
कि यहाँ पे भी चामुंडा माता देवी जी का मंदिर है, और बट मान्यता इतनी ज़्यादा है कि इतने लोग यहाँ पर आते हैं जिस टाइम नवरात्रे होते हैं। और पंडित जी से ये भी पता चला कि माता रानी ना 12 के 12 महीने यहीं रहती हैं, और इतने लंबे काल में कई बार कोशिश की गई कि यहाँ पर और बड़ा या अच्छा मंदिर बनाने की, बट माता रानी यहाँ से कहीं ना हिलना चाहती है ना जाना चाहती है। वो मंदिर जैसा है वैसा का वैसा ही बना हुआ है यहाँ पर। जय माता दी। ये हम अचलगढ़ के बिल्कुल टॉप पॉइंट पर आ गए, और हमारे पीछे ये बिल्कुल जो आपको दिखाई दे रहा है ये किले का कुछ ही हिस्सा है जो कि इस टाइम तक बचा हुआ है, बाकी तो तकरीबन सारा कुछ डैमेज है। और यहाँ से जो व्यू है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन व्यू है। जितनी भी थकावट थी, जो मेरी सांस फूल रही है, बट ये व्यू देखकर ना सब कुछ ही मतलब एकदम मज़ा ही आ गया। मतलब बहुत ही आनंदमय व्यू है, चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, और सामने की तरफ एक झंडा दिखाई दे रहा है, शायद वो माता रानी के मंदिर का झंडा लग रहा है मुझे। और सनसेट का टाइम है इस टाइम पर। वैसे हम सनसेट जो है वो गुरशिखर पर करने वाले थे, पर भैया ने बताया कि आपको वैसा ही सेम सनसेट यहाँ पर भी मिल जाएगा, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना यहीं पर ही इसको विटनेस करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। चारों तरफ इतनी सुंदर ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी है कि मैं मतलब बयान नहीं कर सकता इस चीज़ को ना। व्यू पॉइंट को देखने के बाद भैया हमें ना यहाँ पर काली माता जी का जो मंदिर है वहाँ पर लेकर आए, और इतना विराट स्वरूप है ना यहाँ पर काली माता जी का। और पंडित जी यहाँ पर हवन भी कर रहे थे, मतलब एकदम मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए यहाँ पर ना अंदर आते ही। बहुत ही, और उसके बाद इतना ही काफ़ी नहीं था, उसके बाद एक हम अंदर की तरफ नीचे गुफा भी है जहाँ पर यहाँ के कोई महाराज रहे हैं गोपी चंद जी, उन्होंने तकरीबन 16 साल के लिए यहाँ पर तपस्या की थी। उस गुफा के अंदर जाके भी ना मतलब बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस था ये। भैया के कहने पर हमने गुरु शिखर को छोड़कर यहाँ आने का जो डिसाइड किया, मुझे अब लग रहा है कि हाँ नहीं वो बिल्कुल सही किया हमने। तो मैं भी आप लोगों को यही कहूँगा, चलो आपके पास टाइम हो तो वहाँ भी ज़रूर जाओ, क्योंकि वो पूरे के पूरे राजस्थान का टॉप मोस्ट पॉइंट है। बट यहाँ पर भी अगर हो सके तो आओ। यहाँ पर वैसे कुछ है तो नहीं, मतलब जो ऊपर फोर्ट भी था उसके भी कोई बस 1-2 दीवारें ही थी, देखने को कुछ नहीं है, बट बिल्कुल डिफरेंट यूनिक एक्सपीरियंस है यहाँ का। माता रानी के हमें आशीर्वाद मिला, चामुंडा देवी का आशीर्वाद मिला, मीराबाई जी की हमने कुटिया देखी, और जो सनसेट का व्यू था वो तो मतलब बहुत ही बेहतरीन था। पिछले 15-20 दिनों में चाहे मैंने फतेह सागर का लेक व्यू का सनसेट व्यू बताया, अब यहाँ का भी बता रहा हूँ, और भी कई जगहों का बताया, बट ये तो मतलब बहुत ही यूनिक था, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जिन लोगों को कुछ भी अच्छा लगा वो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि जब भी हम लेटेस्ट वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुँचे। खम्मा गनी।